किया था। एक और जर्नैल आया जिसने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और पाकिस्तान का भट्टा ही बैठ गया। अभी तक पाकिस्तान उस गर्दाब से नहीं निकल पा रहा, मामला नहीं संभल रहे और इस वक्त फिर एक मरतबा वही तजुर्बा कश्मीर में किया जा रहा है। नफरत का बीज बोने वाला तो चला जाएगा, लेकिन ये फसल पाकिस्तानियों को काटनी पड़ेगी और कौम इस आग में झुलसती रहेगी, जैसे हमारे साथ पिछले 70 साल से हो रहा है। तो किसी को भी समझ नहीं आ रही, कोई होश के नाखून नहीं ले रहा, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि लोगों के भी कोई हुकूक होते हैं। बस बंद कमरों में फैसले करेंगे, हम चीज़ें मुसल्लत करेंगे, हम जो कहेंगे पाकिस्तान वैसे ही चलेगा, क्योंकि हम आसमान से उतर कर आए हैं, हमारा दिमाग शायद ज़्यादा काम करता है और अवाम कीड़े मकोड़े, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कश्मीर के अंदर नादरीन सूरत हाल यहाँ तक नफरत की पहुँच गई है कि बाग जो कश्मीर का इलाका है, इसके जो जनूबी देहात हैं उनकी मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं। बाकायदा ये सोशल मीडिया पर रिपोर्ट भी हुआ, हमने देखा भी कि वहाँ मसाजिद के अंदर ऐलान करवाए गए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या उनके जो लोग हैं वो हमारे इलाके का रुख ना करें वोट मांगने के लिए, मेहरबानी करके। अब इस लेवल तक नफरत को फैलाया गया है, लोग ये चाहते ही नहीं है कि वहाँ पे कोई वोट मांगने आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिबेट चल रही है, एक बहस चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद करना है या तहरीक इंसाफ के लोगों ने करना है। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं जो रिकॉर्ड का हिस्सा थी और वो रहेंगी। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट कभी भी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नहीं बनाने देगी। अभी आपने देख लिया कि उनको बल्ले का निशान मिला और फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया। आज के दिन में दोबारा वहां पर समाअत भी होनी है। लगता तो नहीं है कि बल्ले का निशान मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो इन कंडीशंस के साथ मिलेगा कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, बल्ले का निशाना उनके पास फिर नहीं है। नंबर 3, इमरान खान पहले ये कह चुके हैं 2008 के इंतखाबात में, जब इमरान खान साहब ने बाइकआउट किया था आम इंतखाबात का, तो इमरान खान साहब ये बार बार उसके बाद कहते रहे कि उनकी ज़िंदगी में जो सियासी गलतियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये थी कि उन्होंने 2008 के आम इंतखाबात का बाइकआउट किया था, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। नवाज शरीफ जिला वतनी में था, 2002 में पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, लेकिन नून लीग ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। बदतरीन हालात रहे, डिक्टेटर्स थे, लेकिन इसके बावजूद ये सियासी जमातें इलेक्शनों में हिस्सा लेती रहीं। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि 2008 में इंतखाबात ना लड़ना उनकी एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी। नंबर 4, मुझे बेनज़ीर भुट्टो की एक बात याद आती है। बेनज़ीर भुट्टो जब जिंदा थी तो आखिरी दफ़ा वो लाहौर आई, तो वो जहाँ जहाँ गई बतौर रिपोर्टर में वहाँ साथ साथ जा रहा था। तो बेनज़ीर भुट्टो कुछ सियासतदानों के साथ बैठी हुई थी और वहाँ पे कुछ बहस चल रही थी और हम रिपोर्टर भी वो बातें सुन रहे थे। तो मुझे उनका एक जुमला याद है बेनज़ीर का, उन्होंने कहा था कि जहाँ भी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का एक भी वोटर मौजूद होगा हम उसे तीर का निशान ज़रूर देंगे। यानी उन्होंने कहा कि किसी जगह में अगर हमें सीट नहीं भी मिलती तो हमें अपना उम्मीदवार ज़रूर खड़ा करना है हर जगह पे इलेक्शन में, ताकि हमारा कोई एक भी सपोर्टर वहां पे है तो उसे बैलेट पेपर के ऊपर तीर का निशान मिले और उसके ऊपर वो ठप्पा लगाए। ये बेनज़ीर भुट्टो की सोच थी। इमरान खान से मुलाकात बिल्कुल बंद है, तो इस फैसले में इमरान खान साहब तो कुछ कर नहीं सकते। 5वां नुक्ता ये है कि जाके इमरान खान से पूछेंगे जनाब हमने इलेक्शन लड़ना है या बाइकआउट करना है, तो वो इमरान खान साहब से अभी रब्ता हो नहीं रहा। नंबर 6 ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन नहीं लड़ती तो आने वाली असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नहीं होगा। यानी वहां पे जो ऐवान बनेगा, जो असेंबली बनेगी, उसमें तहरीक इंसाफ नहीं होगी, अपोजिशन होगी ही नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर ही हुकूमत और अपोजिशन बना लेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इनके साथ होगी, फजल रहमान साहब भी इनके साथ होंगे, तो ये खुद ही फैसला कर लेंगे किसी ने हुकूमत में बैठना है और किसने अपोजिशन में बैठना है। IPP इनके साथ शामिल हो जाती है, आपको पता है उनको भी सीटें सूटें आजकल दे दी जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उनसे जो वादे किए गए हैं। तो मामला ये है कि असेंबली बिल्कुल खाली हो जाएगी तो उसमें अमली तौर पे अपोजिशन नहीं होगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही इस ऐवान के अंदर शामिल नहीं होती। दूसरी एक और बात है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट करती है तो इससे एस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़र्क पड़ेगा? तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये इलेक्शन लेजिटिमेट नहीं होंगे। अगर तहरीक इंसाफ बाइकआउट करके इस इलेक्शन से बाहर चली जाती है तो फ़र्क तो पड़ना चाहिए, लेकिन अमीर तौर पे एस्टेब्लिशमेंट इतनी ढीठ हो चुकी है कि उन्हें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वो बड़े आराम से आपस में ही खेल खूल के
नूरा कुश्ती करके एक आधी हुकूमत बना के कठपुतली वो बिठा देंगे। तो अवाम की इलेक्शन में दिलचस्पी तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाहर हो गई, इलेक्शन ही मुतनाज़ हो जाएगा। मगर जो मौजूदा मुसल्लत रजीम है या एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कायमा कमेटियों वगैरह से भी बाहर निकली, पार्लिमानी कमेटियों से बाहर निकली, तो उसका नुकसान ये हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा भी हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी तवज्जो उधर ही पड़ गई थी। उनको लग रहा था वो कारोबारी मुमलिकत चला रहे हैं और वो बिल्कुल भूल भाल गए थे हर चीज़ को, पूरा फोकस ही उधर हो गया था। अब इमरान खान साहब ने तो हटाया था इसलिए कि तरफ पॉलिटिकल साइड पे आओ, लेकिन वहाँ अब हुकूमत जो भी कानून साजी करती है उसके बारे में पता ही नहीं चलता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो जो भी अंदर खाते काम करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी समझ ही नहीं आती कि ये अंदर क्या हुआ है, और जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। अब जो चीज़ें अपोजिशन को निकालनी चाहिए थी वो मीडिया निकाल कर लाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इस बारे में बहुत सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा और इसकी वजूहत भी बतानी पड़ेंगी कि अगर उन्होंने मैदान में जाने का फैसला किया तो वो क्यों किया, किस बुनियाद पर किया, और अगर उन्होंने मैदान खुला छोड़ने का फैसला किया तो वो क्यों किया और किस बुनियाद पे किया। और ये तो आप भूल जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे हुकूमत बनाने देगी एस्टेब्लिशमेंट। अभी तक तो ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ पे हो। आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में हैं, ख़ासतौर पे शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद। यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारी कर ली है और वो एतवार के रोज़ एक बड़ा एहतजाज करने वाले हैं बरतानिया के शहर लंदन में। तो मुझसे जिन दोस्तों ने रब्ता किया उन्होंने कहा जी आप अपने प्रोग्राम में भी बताएं ताकि लोग बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? वो इमरान खान की आंख साया कर रही हैं, इमरान खान की बहनों को एहतजाज करने से रोक रही हैं, वो बुशरा बीबी को जेल के अंदर निशान इबरत बना रही हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कुचलने का बंदोबस्त कर रहे हैं, या रिजवी बरादरान को कब तक उन्होंने जबरी तौर पे गुमशुदा रखना है इसका बंदोबस्त कर रहे हैं, या कश्मीर में अवामी तहरीक को कैसे कुचलना है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस काम के लिए तनख्वाह दी जाती है कि वो पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुचलने का काम लगातार करती रहे या सियासतदानों को निशाना बनाती रहे? भाई उनका काम तो दहशतगर्दों से लड़ना है। भारत अगर बलूचिस्तान में लगातार कामयाब हो रहा है तो फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ हैं और उनकी जिम्मेदारी कहाँ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या अपोजिशन जमातों ने एक APC बुलाई और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वाज़े की हैं। उसका जो एलामिया है वो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो सदारत करवाई गई वो अख्तर जान मेंगल साहब से करवाई गई। बलूचिस्तान के एक पुराने सियासी रहनुमा हैं, महमूद खान अचकज़ई भी उसके अंदर शामिल थे, बलूचिस्तान से और लोग भी शामिल थे, जबकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके अंदर शमूलियत की। हुकूमत आपको पता है इसके अंदर कभी शामिल होगी नहीं, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में बैठी है। तो जो APC का एलामिया है वो क्या कहती है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और बदअमनी पर शदीद तशवीश का इजहार गैर नुमाइंदा हुकूमत और पॉलिसियों को बहरान का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया। बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए, सब लोग माने कि उसने कहां पे गलती की। फिर जनाब उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात किए जाएं। इमरान खान, महारंग बलोच, अली वजीर, शाह महमूद कुरैशी, ईमान मज़ारी, हादी अली चट्टा और दीगर सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में सियासी कारकुनों के खिलाफ मुकदमात ख़त्म किए जाएं। APC एलामिया में बलूचिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी और जबरी गुमशुदगियों के खात्मे का भी मुतालबा किया गया। बलोच अवाम की मुआशी जो उनका इस्तेसाल किया जाता है उसके खात्मे और वसाइल पर उनका हक तस्लीम किया जाए कि वो बेचारे वहाँ के रहने वाले हैं, उनके वसाइल उनके हैं, तो पहले पैसा उन पर खर्च करें, बाद में आप अपनी जेब में डालें। फिर दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात की गैर जानिबदार कौमी कमीशन से तहकीकात कराई जाए। बलूचिस्तान में वफाकी और सूबाई सतह पर वसी सियासी डायलॉग भी शुरू करवाए जाएँ। DRA और दीगर कवानीन का गलत इस्तेमाल रोकने का भी मुतालबा किया गया और यह भी कहा गया कि जो गैर नुमाइंदा हुकूमत है फार्म 47 के ऊपर लाकर बुकटी को वहां बिठा दिया है और उसने अपनी एक बहुत बड़ी फोर्स बनाई हुई है सरकार के खर्च से, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ये जिम्मेदार है, इनको जिम्मेदार करार दिया गया। और अख्तर मेंगल साहब ने इसकी सदारत की थी
तो ये जनाब लुबे-लुबाब है। अख्तर मेंगल ने वहां पे बहुत सारे गिले शिकवे किए, बहुत सारी बातें की। महमूद अचकजई साहब की कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन उन्होंने तो बाकायदा घंटे भी बता दिए कि किस तरीके से बलूचिस्तान में पुलिस वाले लड़ते रहे और शहीद होते रहे और वो मदद मांगते रहे, लेकिन उनको मदद दी नहीं गई। 12 बजे ज़ियारत साने में इन लोगों ने अपने अफसरान को कहा कि हमारी गोलियां ख़त्म हो रही हैं, ये लोग ज़्यादा हैं, खुदा के लिए हम तक मदद पहुंचाएं। सुबह 5 बजे तक वो मेहनत करते रहे, वो लड़ते रहे। 5 बजे के बाद उन्होंने अपने अजीज़ों को टेलीफोन किया कि हम बिल्कुल बेबस हो गए हैं, मेहरबानी करें, अगर वो नहीं आते, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले नहीं आते, तो आप मेहरबानी करें और कुछ इमदादी सामान हमें पहुंचाएं, कोई असला वगैरह आप लेकर आएं। DGISPR ने यह बात तस्लीम की है कि पुलिस के साथ अवाम मिलकर लड़ी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे नहीं पहुंची। बार बार बुलाया गया, फिर भी नहीं पहुंची। और यही बात इस वक्त जो है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई भी वही बात कर रहे हैं। वजीर आला साहब कोई शरीफ आदमी होता तो वह इस्तीफा दे देता या किसी को नौकरी से निकाल देता। तो बस इंसान है, मरते रहते हैं और आप बस पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहेंगे। पाकिस्तान इस तरह जिंदाबाद नहीं होगा, पाकिस्तान बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ चला जाएगा। हम अपनी अफवाज और अपनी एजेंसियों से दरखास्त करते हैं कि जो आइन का हलफ आपने उठाया है उसका आप ख्याल रखें, जो हमने उठाया है उसका हम ख्याल रखेंगे। सिपाही से लेकर जर्नैल तक उनका यह हलफनामा है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, अपने हलफ का ख्याल रखें, पाकिस्तान बच जाएगा। फिर इसी तरह असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे, उन्होंने बताया कि हमने अख्तर जान के हवाले लगभग 400 ऐसे लोग किए थे जो जबरी तौर पर गुमशुदा थे। यानी जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने आते ही बलूचिस्तान के मामलात को हल करने के लिए तेजी से इकदाम किए। 400 लापता अफराद को बाजियाब करवाया गया और अख्तर जान मेंगल साहब के हवाले किया गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया गया और उसका नतीजा आज आप सबके सामने है कि वो बलूचिस्तान जिसको सही डगर पे लाया जा रहा था, आज उसके हालात आपके सामने हैं। अचकजई ने कहा कि आपने मारना है तो कितनों को आप मारेंगे, फिरौन से ज्यादा तो आप नहीं मार सकते। ये मुल्क हमारा है, आए अहद करें, हर इदारा अपने अहद के मुताबिक रहे। देखिए पाकिस्तान का हल भी यही है। फजलुर रहमान साहब बार बार ये बात कहते रहे। देखिए सबने बताया कि बलूचिस्तान में अमली तौर पे आपका इक्तदार या आपका कंट्रोल खत्म हो चुका है। कोयटा में एक आदमी को बिठा देने का मतलब ये नहीं है कि आप बलूचिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, आप सिर्फ बलूचिस्तान के वसाइल पे हुकूमत कर रहे हैं। आप वहां से सिर्फ मादनियात निकाल रहे हैं और दिन के वक्त आप भारी सिक्योरिटी के अंदर ट्रैवल करते हैं। आपके मफादात बलूचिस्तान में, आपकी स्मगलिंग बलूचिस्तान से होती है, आपका मंशियात का कारोबार बलूचिस्तान में होता है। तो बलूचिस्तान से अंडे बच्चे तो आपको मिल रहे हैं, पैसा तो आपको बहुत मिल रहा है, लेकिन बलूचिस्तान आपके कंट्रोल में नहीं है। जब दिल करता है, जहां पर दिल करता है, दहशतगर्द आते हैं, आकर अटैक करते हैं और बेबसी होती है एजेंसियों की। अब यह दावा किया गया कि जो पुलिस एहलकार जिनकी लाशें भी वापस की गई हैं वो दहशतगर्दों ने अपनी शराइत पर वापस की हैं। यानी 18 एहलकारों को वो उठाकर ले गए, 9 को वो पहले शहीद कर गए, 42 टोटल उन्होंने शहीद कर दिए 72 घंटों के अंदर। और वो जो लाशें उन्होंने वापस की हैं वो भी उन्होंने शराइत रख के वापस की हैं कि ये शराइत हमारी मानो, हम आपको लाशें देते हैं, वरना लाशें भी नहीं देते। और अब लाशों पर यह सूरत हाल है कि बलूचिस्तान में शदीद गमो गुस्सा है। गमो गुस्सा किस पे है? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे और उनकी बनाई हुई सूबाई हुकूमत पे। और गुस्सा किन्हें है? जिनके लोग शहीद हो गए। मैं पुलिस वालों के लवाहिकीन की बात कर रहा हूं। वहां अस्पताल के अंदर फड्डा हो गया। देखें ना, इनकी कोशिश ये होती है कि यहां पे जितने शहीद हैं इनकी बॉडियां हम ले जाएं, ले जाके एक महफूज जगह पे रखें, फिर हम जनाब इस्लामाबाद से बुलाएं वजीर दाखिला को, वजीर आजम को, फील्ड मार्शल को, और वहां पर हम नमाज जनाजा करवाएं, सारी दुनिया को बताएं देखिए हम कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, और वहां पे खड़े हो नमाज जनाजा पढ़ाएं। और वो उस तरीके से देखते हैं चीज़ों को। लेकिन आम आदमी बहुत गुस्से में है कि यार तुम हमारे जनाजे पढ़ने आ जाते हो, हमारी मदद करने नहीं आते। जिस वक्त हम पे गोलियां चल रही थी, हम बार बार कह रहे थे, सोशल मीडिया पे कह रहे थे, इंतजामिया से रब्ता कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेज क्यों नहीं आई उस वक्त लड़ने के लिए? उनके पास जदीद असला था, वो आके तालिबान के ऊपर या जो भी वो ग्रुप था उसके ऊपर आके अटैक कर सकते थे, या जो जत्था आया हुआ था उसके ऊपर हमला कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। वो वक्त जाया किया गया। ना सिर्फ पुलिस वालों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, बल्कि बाद में जो यरगमाल बनाकर गए उनको उन्होंने शहीद कर दिया। और DGISPR कहते हैं जी हमने कामयाब ऑपरेशन किया। कामयाब ऑपरेशन का मतलब यह होता है कि आप अपने लोगों को छुड़ा कर ले आए।
लेकिन आप जब छुड़ाकर नहीं लाए तो इसका क्या मतलब है कि आपका ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, बल्कि आपका ऑपरेशन नाकाम हो गया बदकिस्मती से। नाज़रीन, बलूचिस्तान के मामले पे मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डंडे से बलूचिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहेगी, यही सूरत हाल रहेगी। ये बहुत बड़ा सूबा है, यहां बहुत सारे वसाइल हैं। या तो आप सारे लोगों को मार तो नहीं सकते ना, आप सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। यही पॉलिसी बलूचिस्तान में है, यही पॉलिसी कश्मीर के अंदर है। इस पॉलिसी को बदलें, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आने दें। यानी जो अवाम जिन्हें मुंतखब कर दे उन्हें यह हक दे दिया जाए कि आप फैसले करें, हम आपके मुलाजिम हैं, आप हमें तनख्वाह देते हैं, आप जो हुक्म करेंगे उसके मुताबिक हम काम करेंगे। कोर कमांडर भी वैसे ही काम करे, सेक्टर कमांडर भी वैसे ही काम करे, रेंजर्स भी वैसे ही काम करे। एफसी बॉर्डर पे काम कर रही है, ठीक है, वो अपना काम करे, वो वफाकी वजीर दिफा जो है उसके अंडर में। तो जब इदारे अपनी डोमेन में चले जाएंगे, अपनी हुदूद के अंदर चले जाएंगे, तो आप देखिएगा चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से जब आप डंडे के साथ चीज़ें ठीक करते हैं, बंदूक के साथ चीज़ें ठीक करते हैं, तो सारी चीज़ें ठीक नहीं होती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गलती मान ली, लेकिन मुझे पीटीआई की तो मुझे समझ आ गई ना कि पीटीआई ने गलती की और वो बहुत सारी प्रिविलेजेस, बहुत सारी सहूलियात, बहुत सारी मुराद वो लेने के चक्कर में थे जिनके इमरान खान भी खिलाफ हैं। लेकिन वो पकड़े गए, रोला पड़ गया, छुपा छुपा के काम कर रहे थे, पकड़े गए। लेकिन पीटीआई पीछे हट गई, ये तो बात समझ आती है। नून लीग की वजह समझ नहीं आई। यानी दिन के वक्त नून लीग वाले बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलाआत के साथ और डिफेंड कर रहे हैं उस बिल को, अपने ट्वीट्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, अपने बयानात के अंदर, अपने वीडियो बयानात के अंदर, वो सारे के सारे डिफेंड कर रहे हैं इस बिल को, नून लीग वाले। शाम को इख्तियार वली बैठता है टीवी के ऊपर और वो सारे कहते हैं जी नहीं, ये गलत है। वो एक कहता है नून लीग वाला गलत है, दूसरा कहता है जी ठीक है, मैं उसकी हिमायत करता हूं। तो इनकी कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है। इन्हें जहां मफाद मिलता है ना, ये बेचारे वहां से मफाद ले लेते हैं। और वैसे भी इन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़के आना है? इनको फॉर्म 47 चाहिए। जिसके किसी फौजी के साथ, अच्छे जर्नैल के साथ ताल्लुकात होंगे, वो अपना फॉर्म 47 लेकर आ जाएगा। अब तो जर्नैलों के अपने रिश्तेदार भी इलेक्शन लड़ते हैं और उन्हें तो इलेक्शन जरूर जितवाया जाता है, पूरी बंदोबस्त करके जितवाया जाता है। तो नादरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, लेकिन पीएमएलएन को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इधर जाना है या इधर जाना है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े अजीब मौके पे अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया इसी चीज को लेकर। यानी जब ये चीज खत्म हो गई तो उनका स्टेटमेंट आया। बात तो उनकी जायज है गंडापुर की, पहले बात सुन ले उन्होंने कहा क्या। गंडापुर ने कहा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके अंदर गंडापुर ने एक ऑडियो पैगाम जारी किया कि जनाब जो तनख्वाहों में इजाफा मांगते हैं ना, उन मेंबरान के नाम पब्लिक किए जाएं। सूबे में ड्रोन हमले हो रहे हैं, वो तो गंडापुर साहब के दौर में भी हो रहे थे। सूबे में सूबाई हुकूमत के फंड से ऑपरेशन हो रहे हैं और मजीद भी होंगे। ये गंडापुर साहब के दौर में हो रहे थे, लेकिन क्योंकि वादा किया था सुहेल अफरीदी ने कि उनके दौर में ना तो ऑपरेशंस होंगे और ना ड्रोन हमले होंगे, लेकिन सुहेल अफरीदी अपना वादा पूरा नहीं कर सके और वो कंप्रोमाइज हो गए ऑपरेशंस को और ड्रोन हमलों को लेकर। तो मेंबरान असेंबली और वुज़रा खराब क्वालिटी की वजह से काम रुकवा रहे हैं और भर्ती होती है, तबादला होता है। इसी महकमे के लोग सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। बैड गवर्नेंस की लान तान भी हमारे ऊपर आ रही है। अब जिस जिसको चाहिए ज़्यादा तनख्वाहें ज़रा वो बता देना, उनके नाम सामने लाए जे। ये इस किस्म का उन्होंने मुतालबा किया कि बताएं कौन कौन चाहता है कि वो तनख्वाहों में उसको इजाफा मिले। अपने पार्टी और लीडर के नज़रिए की बलि नहीं चढ़ा सकता। ये जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का एक स्टेटमेंट आया इस मौके पर, जब नज़रसानी करने का कह दिया सुहेल अफरीदी ने पहले ही। सुहेल अफरीदी ने टाइमली इसमें जो है ना वो बैकफुट पे चला गया, वरना सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन असल मुश्किलात सुहेल अफरीदी के लिए वही है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, ड्रोन हमले भी हो रहे हैं और सुहेल अफरीदी टस से मस नहीं हो रहे। इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो और टक्के की तैयारी इन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की भी नहीं की। तो इमरान खान के जो 3-4 अहकामात अभी तक सुहेल अफरीदी तक आए थे, जो बड़ी वजाहत के साथ आए थे, उनमें से एक के ऊपर भी सुहेल अफरीदी अमल दरामद नहीं कर सके। और जब बाहर निकलने का वक्त आया, जब डट के खड़े होने का वक्त आया, तो सुहेल अफरीदी साहब 4 दीवारी में अपने आप को बंद करके इनडोर एहतजाज शुरू कर गए। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सड़कों पे खड़ा होकर आवाजें दे रहा था और सुहेल अफरीदी एक 4 दीवारी के अंदर बंद था और वो मोहसिन नकवी के फोन का इंतजार कर रहा था कि कुछ ना कुछ करके मोहसिन नकवी मुलाकात करवा देगा। वो अब तक नहीं हुई। ये नादरीन हालात हैं। तो नादरीन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा
और इनके लोग कहते हैं हम बहुत इंसाफ परवर हैं, बहुत इंसाफ कर रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया की बच्ची थी हानिया, ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी। जब वो शहीद हो जाती है सीसीडी की गोलियां चलने से, 9 साल की बच्ची, तो फिर चट्टा साहब भी वहाँ पहुँचते हैं, डीआईजी भी पहुँचता है, बाकी सारे भी पहुँचते हैं, पंजाब की सारी पुलिस लाइन हाजिर होती है, वहाँ पे जाके फूल रख के आती है। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों के साथ कितना जुल्म किया जा रहा है, ज़रा ये आप पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे। ये बच्ची के वालिद ने अब दरख्वास्त दी है, पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त दी है। यानी हमें तो ये बताया जा रहा था कि सीसीडी से गलती हो गई, बहुत बड़ा जुर्म हो गया, हमने बंदा पकड़ लिया, हम इंसाफ करके देंगे, लेकिन अंदर खाते ये क्या कर रहे हैं ज़रा ये देखें। वो बंदा ये बताता है कि जनाब मैं ऑस्ट्रेलिया का शहरी हूं, मैं, मेरी बेटी और मेरा बच्चा, हम लोग वहां पे मौजूद थे। तो उस वक्त जब हम जख्मी हो गए तो हमें पहुंचाया गया डीएचक्यू अस्पताल में। तो वहां पे अतीक नामी सिपाही आया और उसने इंतहाई बदतमीजी की। जब मकामी पुलिस थाना सिटी एसआई एहसन अब्दुल्ला वो भी वहां पहुंच गया। अतीक और एहसन अब्दुल्ला ने मेरे से सारा वाकया सुना। मैंने उसे बताया कि किस तरीके से हमारे ऊपर गोली चलाई और पुलिस वाले ने चलाई, जिसके बाद वो दोनों मेरे पे दबाव डालना शुरू हो गए कि सादे कागज के ऊपर दस्तखत करके मैं अंगूठा लगा दूं तो तब जो है वो डॉक्टर के पास जाने की इजाजत दी जाएगी। उन्हें गोलियां लगी, वो जख्मी है, उन्हें कह रहे हैं जी सादा कागज के ऊपर अंगूठा लगाओ और दस्तखत करो तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास जाने देंगे। ये एक एसआई यानी सब इंस्पेक्टर और एक पुलिस वाला कर रहे थे। तो साहिल और साहिल का बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे। कहते मैं और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे। मेरी बेटी जो है हानिया अहमद इंतकाल कर चुकी थी और मेरी बीवी जो है शदीद सदमे की वजह से बहुत परेशानी की हालत में थी। सादे कागज़ पर अंगूठा लगवाने के बाद हमारा तिब्बी मुआयना करवाया गया और बाद में डॉक्टर ने हमें बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया कि इनकी हालत सीरियस है। उनकी हालत सीरियस है, पुलिस कह रही जी इधर अंगूठा लगाओ, इधर दस्तखत करो, वरना हम आपको आपका इलाज भी नहीं करवाने देंगे।